भाई ये तीसरा पार्ट है, अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो, वरना कहानी समझने के लिए तुम्हें गूगल बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। गर्मियों की दोपहर में लड़कियों की बास्केटबॉल टीम स्कूल लौट रही थी, लेकिन तभी बस के टायर ने धोखा दे दिया। बसकुन के अंदर से ट्रक्कुन की आत्मा जाग गई और उसने सोचा अब मेरा टाइम आ गया, और सीधे खाई में कूद पड़ी। नतीजा बस का कबाड़ा हो गया और लड़कियां एक झटके में सर्वाइवल शो की कंटेस्टेंट बन गई। अमाइन की आंख खुली तो देखा काजुकी उसे जबरदस्ती उठा रही थी और चश्मा पकड़ाया, जैसे कह रही हो ले बहन अब अपने ही हाल देख ले। चारों तरफ अफरातफरी मची थी और अब सबसे बड़ा सवाल था पहले किसे बचाया जाए। लेकिन काजुकी ने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि अमाइन का सिर चकरा गया। उसने कहा सबसे पहले मैं उस लड़की को बचाऊंगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि अगर इसे आखिर में बचाया तो हो सकता है तब तक मेरी हिम्मत ही जवाब दे दे। जैसे तैसे सबको बचा लिया गया, लेकिन अब दूसरी मुसीबत, फोन में नेटवर्क नहीं था और कंपास भी अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा था। चारों तरफ बस खड़ी चट्टाने थी जो चढ़ने के लिए बनी ही नहीं थी। मतलब अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, मौत को दावत देता हुआ डरावना जंगल। उधर कैंप में माहौल और भी धांसू था। टीचर साहब हल्की सी चोट खाकर स्टार प्लस के सीरियल का मेन कैरेक्टर बने पड़े थे। हिरोका का घुटना टूट गया था, सकुराई के पेट पर कट लगा था और कनाडे ने अपना सिर फोड़ लिया था। काजुकी ने पूरी डॉक्टरगिरी झाड़ते हुए कहा मैं सबको ठीक कर सकती हूँ, बस पानी गर्म करो, जख्म सील करने हैं। सबसे पहले उसने कनाडे की मरहम पट्टी शुरू की, क्योंकि बाकी लोगों के जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा थी, तो कहीं उसकी मेहनत ही बेकार न हो जाए। अमाइन ने उसे घूरा और सोचा इसका कोई दोस्त भी है, तो काजुकी ने कूल अंदाज में जवाब दिया फिलहाल तो सिर्फ तू ही है। लोगों की चोटें ठीक करने के बाद काजुकी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी खुद की बाजू टूटी हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त उसने सीट बेल्ट इतनी कसकर पकड़ी थी कि उसकी खुद की हड्डियां रो पड़ी। उधर टीचर साहब को होश आया और काजुकी ने पूरे हादसे की रिपोर्ट दे दी। भाई साहब आगे वाले ट्रक से धातु का टुकड़ा गिरा, टायर फटा और हम यहाँ फंस गए। स्कूल की प्रेसिडेंट ने सुझाव दिया हमें यही रुककर बचाव टीम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन काजुकी ने इसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। भूख से तड़प कर मरने का इरादा नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने तुरंत मूर्खता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया और कहा तू पहाड़ों में जिंदा रहने के लायक नहीं। काजुकी ने मजबूरी में माफी मांग ली। जैसे काजुकी ने प्रेसिडेंट से माफी मांगी, अमाइन के दिमाग में सवाल उठ गया, अभी अभी तो इसने उसे मूर्ख बोला था, अब अचानक इतनी नरमी कैसे। काजुकी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया माफी मांगी, ताकि जब हकीकत में मेरी बात सही साबित होगी तो यही प्रेसिडेंट सिर झुकाकर सच कबूलेगी। अमाइन को यह जवाब सुनकर और भी गुस्सा आ गया, यानी हमारी जान के साथ पॉलिटिक्स खेल रही है। रात होते ही सब लड़कियां आराम कर रही थी, लेकिन अमाइन के मन में सवाल घूम रहा था अब काजुकी क्या कर रही होगी। उधर काजुकी पूरे आराम से किताब पढ़ रही थी। उसकी खासियत थी कि बस एक बार पन्ना देख लो और पूरी किताब दिमाग में सेव हो जाती थी। मतलब ये कि बिजली हो या ना हो, नेटवर्क हो या ना हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। सुबह एक लड़की अपने फोन को आसमान में उछाल उछाल कर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमाइन को देखकर ही समझ आ गया अब हम गए काम से। जंगल में घूमते हुए उसने काजुकी को झाड़ियों में छुपा देखा तो लगा कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। मैडम खाने लायक घास इकट्ठा कर रही थी। काजुकी ने ठंडी आवाज में कहा पता नहीं 3 दिन के अंदर बचाव टीम आएगी भी या नहीं, इसीलिए पहले से तैयारी कर रही हूँ। अमाइन को गुस्सा आ गया, कम से कम अकेले भागने से पहले बता तो दिया कर, मुझे तेरी फिक्र होती है। ये बात सुनते ही काजुकी हिल गई। उसे लगा ही नहीं था कि कभी कोई उसके लिए चिंता भी करेगा। वापस कैंप लौटने पर एक लड़की ने अमाइन को चेतावनी दी, देख काजुकी जब अकेली होती है तो मूडी हो जाती है, इसलिए उसके साथ ही रहना, और अगर कभी लड़ाई हो जाए तो बस ये 3 शब्द कहना। और फिर उसने कान में कुछ फुसफुसाया। रात में दोनों ने घायलों का इलाज शुरू किया, लेकिन एक लड़की बार बार अपने जख्मों को खुजलाने की कोशिश कर रही थी। काजुकी ने सख्त लहजे में कहा देख बहन मरहम लगा है, मगर अगर इसे नोचा तो मैं खुद तेरा हाथ तोड़ दूंगी। नदी से पानी लाने के बाद काजुकी ने अमाइन से कहा अगर तू किसी और लड़की के साथ जोड़ी बनाना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तभी अमाइन को वो 3 जादुई शब्द याद आए और बिना सोचे समझे उसने बोल दिया मुझे सबसे ज्यादा तू पसंद है। काजुकी का चेहरा लाल हो गया। अमाइन ने उसका मजा लेते हुए बार बार पूछा अच्छा तू भी मुझे पसंद करती है क्या, और मजेमजे में उसे पकड़कर पानी में गिरा दिया। काजुकी गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सभी लड़कियां चिल्लाकर इशारे करने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे निकल गया। अमाइन को एक आइडिया आया, वो दौड़कर बस में गई और जोर से हॉर्न बजाया। हेलीकॉप्टर थोड़ा मुड़ा तो सही, मगर वापस कभी नहीं आया। रात होते ही काजुकी नींद से दूर अकेली बैठी रही। तीसरा दिन आया और धीरे धीरे लड़कियों के शरीर सड़ने लगे। टीचर ने उन्हें जंगल में दफना दिया। अमाइन दूर खड़ी बस एक ही बात सोच रही थी, क्या हमारी भी यही किस्मत होगी या कोई हमें बचाने आएगा। जंगल में फूल तोड़ते हुए काजुकी ने एक दिलचस्प बात बताई, उसके पास एक छोटा भाई भी है, लेकिन इस बात से उसे खुशी नहीं बल्कि दुख होता है। सब उसे बेकार समझते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे किसी काम का नहीं मानते, मगर काजुकी के लिए वो सबसे प्यारा है। अमाइन ये सब सुनते ही रोने लगी, मुझे बस घर जाना है। काजुकी ने उसे कसकर गले लगा लिया, मैं कुछ भी कर लूंगी पर तुझे यहाँ से निकालूंगी। दिन 4 खाने की
कमी महसूस होने लगी। दिन 5, बारिश ने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। दिन 6, अब सिर्फ 10 गाजर बची थी, लेकिन तभी रुचि ने गिनती की और चौंक गई। हम 1 गाजर कम है। अब साफ था किसी ने चोरी कर ली थी, लेकिन काजुकी जानती थी कि अगर इस पर ज्यादा चर्चा हुई तो सबका भरोसा टूट जाएगा। उसने ठंडे दिमाग से सोचा और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें दोबारा इस तरह जोड़ा कि 10 से 11 गाजर बन गई। अमाइन को अब यकीन हो गया ये लड़की खतरनाक हद तक तेज है। दिन 7, घायलों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें भूख ही नहीं लग रही थी। क्लब प्रेसिडेंट जैसे ही बाहर गया, काजुकी ने एक नई सच्चाई बताई। हिरोका पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि किसी को पता चल जाएगा कि उसने खुद को गंदा कर लिया है। काजुकी ने उसे अकेले में चुपचाप सांत्वना दी। अमाइन दूर से देख रही थी। ये चेहरे पर इतनी नरमी कहाँ से आई? ये मेरे साथ इतनी कोल्ड क्यों रहती है? फिर उसने चुपके से झांका और देखा कि काजुकी के गले पर गहरी चोट थी। अमाइन को समझ आ गया कि वो परेशान है। काजुकी ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। चिंता मत कर, अगर कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा तेरे पास लौटूंगी। लेकिन जब खून बहना बंद नहीं हुआ तो उसने तुरंत जहर निकालने के लिए घाव को चूसना शुरू कर दिया। दिन 8, काजुकी ने अमाइन को कसकर देखा और बोली, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, सिर्फ तुझे बचाने के लिए। दिन 9, हालात बदतर हो गए थे। टीचर ने खुद जंगल में रास्ता खोजने की ठानी। दिन 10, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। काजुकी ने अमाइन को समझाया, तेरे मन की हर बात जोर से मत बोल, लिख लिया कर। फिर उसने एक कमाल की सलाह दी, घोंघे खा ले, मूड अच्छा हो जाएगा। अमाइन को अब ये कैंप किसी हॉरर फिल्म जैसा लगने लगा। मुझे ये घोंघे खाते खाते मौत आ जाएगी। तंबू के अंदर काजुकी ने देखा कि एक लड़की के जख्म से कीड़े निकल रहे थे, लेकिन उसने अमाइन से कहा, हिरोका का ध्यान रख, बाकी की चिंता मत कर। अमाइन उस लड़की का इलाज करने लगी, लेकिन वो बार बार बस यही बड़बड़ा रही थी, काश मुझे किसी और दुनिया में भेज दिया जाता। दिन 11, हालत और बिगड़ गई थी। एक लड़की तो पूरी तरह अपना दिमाग खो बैठी थी, जबकि दूसरी अपनी बीमार होती जा रही पालतू कुत्ते को लेकर दुखी थी। अब बस एक ही उम्मीद थी, टीचर जरूर मदद लेकर लौटेगा। पर अंदर से सब जानते थे, उम्मीद अब सिर्फ एक धोखा थी। खाने को कुछ नहीं था, अब कीड़े मकोड़े और गंदा पानी ही उनका सहारा था। और इसके बाद पूरी रात पेट दर्द से तड़पते रहे, लेकिन कम से कम सोते हुए कुछ पलों के लिए ये दर्द भूल सकते थे। दिन 12, कामोरी का कुत्ता मर गया, लेकिन उसे दफनाने के बजाय काजुकी ने एक और विकल्प दिया, इसे खा लेते हैं। कामोरी रोने लगी, लेकिन पेट की आग के आगे आंसू भी बेकार थे। ठीक है, उसने सहमति दी, लेकिन सवाल था कौन काटेगा? काजुकी आगे बढ़ी। खाने को कुछ ज्यादा नहीं था, पर जैसे ही पहला निवाला लिया, सबकी आंखों में आंसू आ गए। हम जिंदा है, ये स्वाद जिंदगी भर भूल नहीं सकते थे। दिन 13, मनहूस दिन। कामोरी ने गलती से जहरीला फूल खा लिया और हमेशा के लिए सो गई। घायल लड़कियां अब बुखार और पागलपन के बीच झूल रही थी। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। दिन 14, काजुकी का दिमाग अब सिर्फ एक चीज सोच रहा था, उसका भाई। उसने अमाइन से वादा किया, अगर जिंदा लौटे तो तुझे यूजी से मिलवाऊंगी। और तभी टीचर वापस आ गया। उसने राहत की सांस ली। मैं लौट आया, पर इसका मतलब सिर्फ एक था, वो रास्ता ढूंढने में नाकाम रहा। इसी बीच फिरका की मौत हो गई। टीचर उसका शरीर उठाकर ले गया, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब एक और कमजोर पेट भरने के लिए कम हो गया। पर कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अमाइन को एहसास हुआ कि वो कितनी वहशी बन चुकी थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दिन 15, 2 और मौतें हो चुकी थी, लेकिन अब अमाइन के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, चलो खाने के लिए 2 मुंह कम हो गए। अब सबके मन में एक ही ख्याल था, काश बाकी सब मर जाएं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट वापस लौटी और बताया कि टीचर ने एक हिरण पकड़ लिया है, चलो आज खाने में वेनिसन स्टेक मिलेगा। अमाइन भागते हुए काजुकी के पास गई। हमारे लिए असली मांस आया है। लेकिन काजुकी ने ठुकरा दिया, क्या पता इसमें कोई बीमारी हो। काजुकी को न खाते देख अमाइन ने भी मना कर दिया। किसी ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उसी रात काजुकी ने अमाइन को झकझोर कर उठाया, जल्दी चलो। टीचर और प्रेसिडेंट जंगल में गए थे और यही मौका था भागने का। काजुकी ने समझाया, हम यहाँ से निकलेंगे और घर लौटेंगे, लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछो, कोई और साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अब वो सब इंसान नहीं रहे। जंगल में चलते हुए काजुकी ने कहा, अब तुझे सब कुछ दिखाऊंगी। और जब वे एक जगह पहुँचे, उसने इशारा किया, देख। अमाइन ने चारों तरफ लकड़ियां देखी, बस जंगल ही तो है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक स्टूडेंट यूनिफॉर्म पर पड़ी, वो चीख पड़ी। टीचर ने उनकी मौजूदगी भांप ली। काजुकी ने तुरंत अमाइन को खींचा, भागो। जैसे जैसे वे दौड़ रही थी, अमाइन को सच्चाई समझ में आई, हम हिरण का मांस नहीं खा रहे थे। टीचर उनका पीछा कर रहा था, जैसे किसी अटैक ऑन टाइटन से भागा हुआ हो। लेकिन काजुकी ने पलटकर बैग से उसका चेहरा जोर से मारा और वो बेहोश हो गया। अमाइन को लगने लगा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन काजुकी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब अपने दोस्तों को इंसान समझना बंद कर दो। तभी सामने सकुमा खड़ी थी। अमाइन ने उसे पुकारा, लेकिन काजुकी ने ठंडी आवाज में कहा, अब वो हमारे जैसी नहीं रही। और फिर वो दौड़ने लगी। यही अब उनकी जिंदगी थी, यही इस दुनिया का कानून था। अमाइन गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। काजुकी ने उसे संभालने की कोशिश की, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे इस भयानक दुनिया से बचाऊंगी। लेकिन तभी एक लड़की की चीख गूंजी, ढूंढो उन्हें। सारे लड़कियों ने मिलकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। काजुकी ने अमाइन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन वो देख ली गई। भागते भागते अमाइन एक पेड़ की टहनी से टकरा गई और गिर पड़ी। वो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। काजुकी, तू अकेले भाग जा। लेकिन काजुकी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपना बैग अमाइन के हाथ में दिया और एक नक्शा भी थमा दिया। ये रास्ता देख, इससे तू जंगल से बाहर निकल सकती है। अमाइन हैरानी से उसे देखने लगी। तू क्या करने वाली है? लेकिन काजुकी बस मुस्कुराई। हम फिर मिलेंगे एक दिन, और अब भाग, पीछे मुड़कर मत देख, चाहे कुछ भी हो। अमाइन दौड़ पड़ी। भागते भागते उसे एहसास हुआ, काजुकी नहीं बचेगी। वो मेरी तरह कायर नहीं, वो खुद को कुर्बान कर देगी। उसने मुड़कर देखा, काजुकी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। मत डर, जीना सीख। अमाइन भागती रही, बिना ये जाने कि कितने दिन बीत गए। वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी और बैग में रखी मिठाइयाँ अगर काजुकी कभी मुझे मिली तो वो इन्हें जरूर खाएगी। लेकिन फिर एक दिन वो रुकी। सामने काजुकी खड़ी थी, उसके सारे दोस्त भी। क्या मैं मर चुकी हूँ? वो आगे बढ़ी, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने एक कार गुजरी। वो जंगल से बाहर आ चुकी थी। उसके सामने एक खेत था, हरी भरी गोभी से भरा हुआ। बच गई। उसने पागलों की तरह गोभी खाने शुरू कर दी और आंसुओं के साथ जिंदगी की पहली जीत का स्वाद चखा। जब वो स्कूल वापस आई तो सबने उसे ऐसे देखा जैसे उसने नाश्ते में बम खा लिया हो। सब उसे घूर रहे थे, ताने मार रहे थे, जैसे कह रहे हो, अरे वाह, मैडम मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके नॉर्मल लाइफ जी रही है। हर सुबह उसकी हालत ऐसी होती थी जैसे रात में 10 प्लेट पानी पूरी खाली हो, उठते ही उल्टी। और इतनी थेरेपी के बाद भी उसका गिल्ट ऐसे चिपका था जैसे गोंद से लगा दिया हो। लेकिन तभी उसके पापों की सजा देने एक परफेक्ट आदमी प्रकट हुआ। और क्या ही सरप्राइज था, वो कोई और नहीं बल्कि यूजी था। अब तक तो मैडम मुंह सिल के बैठी थी, लेकिन जैसे ही यूजी आया, अचानक इमोशन सत्य था चालू हो गई। असल में उसने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बहन की कुर्बानी दी थी और अब पछतावा ऐसा हो रहा था जैसे गलती से पूरे कॉलेज ग्रुप में क्रश का मैसेज भेज दिया हो। अब वो चाहती थी कि किसी जादू से यूजी की बहन बन जाए ताकि उसने जो छीना है वो किसी तरह लौटा सके। हद है, बहन बनने का ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा। यूजी सोच में पड़ गया, कहीं ये लड़की सिर्फ गिल्ट की वजह से मेरे करीब तो नहीं आई। और लीजिए, मैडम ने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ भैया, यही सच्चाई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गिल्ट थोड़ी थोड़ी लाइट होती गई और प्यार वाला फिल्टर ऑन हो गया। पर मैडम को इस बात से ज्यादा टेंशन थी कि अगर अब सच में प्यार हो गया तो मरकर प्रायश्चित कैसे करेंगी। इसलिए उन्होंने सबसे इंटेंस तरीका सोचा, यूजी तुम मुझे अपनी स्नाइपर राइफल से शूट कर दो। अरे मैडम, आत्मग्लानि का इलाज मनोचिकित्सक के पास होता है, पबजी के स्नाइपर से नहीं। यूजी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी जान लूंगा। और फिर हल्के से ठपली मार दी। बेचारी दर्द से कराह उठी। यूजी बोला, जो हल्की सी थप्पड़ नहीं झेल सकती वो मरने के बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे। फिर उसने कहा, अब बस कर, बहन बनने का नाटक छोड़। मेरे पास पहले से ही एक बहन थी। अब मैडम इंतजार करने लगी कि यूजी क्या करने वाला है। फिर यूजी ने कहा, देखो, हर किसी के पास कोई न कोई गिल्ट होता है, लेकिन भूल जाओ कहने से वो मिटता नहीं। वाह भाई, अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। और फिर जो उसने कहा वो क्लासिक था, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझे देने को तैयार हो तो लो, तुम्हारी सजा यही होगी। अब से तुम मेरे लिए जियोगी और यही तुम्हारी सजा होगी। यूजी बोला, अब से मैं तुम्हारा राजा और भगवान हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी। अगर कहीं गई तो जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगा। और मैडम ने पकड़ लिया यूजी को, ऐसे लिपट गई जैसे एटीएम से निकले ताजा नोट को कोई छोड़ना न चाहे। नाम लेते लेते रोना चालू कर दिया, लेकिन यूजी का जवाब आया, रोते वक्त तो इतनी भद्दी लगती है कि शीशा भी शर्म से फूट जाए। डैम, सीधा आत्मा पे वार। बेचारी गिड़गिड़ाई, बस रोने दे प्लीज। यूजी ने घड़ी देखी और बोला, 3 मिनट में काम निपटा वरना टाइम ओवर। भाई, ये रोने का टाइमर लगा रहा है या कोई मैकडोनल्ड्स का लास्ट ऑर्डर ले रहा है? पर सच कहें तो यूजी यही चाहता था कि अगर वो उसका अतीत जानते हुए भी उसे स्वीकार सकता है तो शायद एक दिन वो खुद को भी माफ कर पाए। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता तब तक सजा जारी रहेगी। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो यूजी ने पूछा, सच सच बता, तुझे वाकई लगता है कि काजुकी मर चुकी है? क्योंकि उसकी बॉडी तो कभी मिली ही नहीं थी, और अगर 10 लोगों में काजुकी 11 बॉडी बना सकती थी तो हो सकता है उसने अपने लिए भी कोई जुगाड़ फिट कर लिया हो। मतलब लड़की साइंस नहीं जादूगरनी निकली। अब एक पॉसिबिलिटी थी, बैकपैक। मैडम ने जल्दी से काजुकी का छोड़ा हुआ नोट निकाला जिसमें लिखा था कि अगर सब गड़बड़ हो जाए तो मिलने की जगह तय है। यूजी को समझ आ गया कि ये सब काजुकी की प्लानिंग थी कि अमीने अकेली बचकर भाग जाए। बेचारी फिर गिड़गिड़ाई, प्लीज वहाँ ले चलो। अगली सुबह मैडम फूल लेने गई और यूजी को एक ऊटपटांग आदमी टकरा गया। जनाब बोले, मैं साकाशिता हूँ, अमीने का बड़ा फैन। अबे भाई, कहीं से भी उठा लाऊं और कह दो मैं फैन हूँ। बोला, मेरे पास बड़े काम है, और वहाँ से टहलता बना। यूजी को तो वाइब्स ही खतरनाक लग रही थी। सीधा अमीने को बताया कि कोई क्रीपी बंदा उससे बहुत इम्प्रेस था। खैर, दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। रास्ते में यूजी ने पूछा, तू ठीक है? मैडम बोली, तुझसे बात करके तो अब हल्का लग रहा है। हाँ, जबरदस्त फटकार सुनने के बाद हल्के तो लगोगे ही। फाइनली वो लोग उस मार्क किए हुए पत्थर तक पहुँचे और यूजी ने खुदाई करके एक थर्मस निकाला। अमीने ने खोला तो उसमें एक लेटर छुपा था। मेरी दोस्त अमीने के लिए, अगर तू ये पढ़ रही है तो कुछ साल बीत चुके होंगे। मतलब काजुकी के लेटर में भी पूरी मिस्ट्री भरी पड़ी थी। लेटर में खुलासा हुआ कि सबकी मौत बीमारी से हुई थी। असल में हिरोका के
मांस में बीमारी थी जिसने उन सबको खत्म कर दिया। बस अमीने ही बची क्योंकि उसने अपने दोस्त को खाने से मना कर दिया था। वाह, ये तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हो गया। फ्रेंड को खाना मत, बच भी सकते हो। काजुकी को लगता था कि ये हिरोका का तरीका था अमीने को सम्मान देने का। तो मैडम को समझ आ गया कि अमीने दिल ही दिल में काजुकी का धन्यवाद कर रही थी। लेकिन काजुकी के पास भी एक आखिरी रिक्वेस्ट थी, अगर कभी मेरा भाई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करना। भाई खुद मरने से पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करके गई। काजुकी ने खुलेआम यूजी की बेइज्जती कर डाली। वो एक नाकारा डरपोक इंसान है, लेकिन फिर भी मेरा भाई है, मतलब प्यार भी है, लेकिन रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो। उसे सिर्फ एक ही अफसोस था कि जाते जाते अपने भाई को ठीक से नहीं देख पाई। लेकिन उसने अमीने को अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहा, अगर मैं अभी भी जिंदा हूँ तो मिलेंगे जरूर। अबे कोई मरा है कि नहीं ये भी पक्का नहीं। यहाँ कहानी से ज्यादा थ्रिलर चल रहा है। अमीने सोचने लगी, क्या काजुकी सच में अभी तक जिंदा हो सकती है? लेकिन यूजी को सिर्फ इतना पता था कि ये लेटर 100% उसकी बहन का ही था। अब इस मेमोरियल साइट से एक नया रास्ता खुल गया था जहाँ वो लोग जा सकते थे। लेकिन यूजी बोला, कोई कैसे जान सकता है कि कहाँ जाना है? और तभी अमीने सीधे घुटनों पे बैठ गई और कन्फेस करने लगी, मुझे पता है कि मैं इसे कभी भुला नहीं सकती, इसलिए अब से मैं माफी मांगने के बजाय उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी। मतलब ये रिग्रेट मोड से सीधा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चली गई। लेकिन तभी यूजी की नजर साकाशिता नाम पर पड़ी। अबे वही क्रिंज आदमी जो कल कह रहा था मैं अमीने का फैन हूँ। वापसी के रास्ते में अचानक अमीने के फोन पर एक कॉल आया। यूजी को भी कॉल आया, लेकिन फोन में किसी आदमी की भयानक आवाज आई, मैं गर्ल प्रेसिडेंट का बाप हूँ और अब मैं सजा देने आया हूँ। भाई ये स्कूली बच्चे हैं या अंडरवर्ल्ड गैंग? उसने सारी लड़कियों के फोन जब्त करवा लिए, लेकिन किसी एक ने सीक्रेटली यूजी की कॉल चालू रखी ताकि वो सब सुन सके। फोन कटने के बाद भी यूजी का कॉल चालू था। बस फिर क्या था, सीधा गाड़ी उठाई और अपने एजेंसी के लोगों को सपोर्ट के लिए बुला लिया। अमीने अब सोचने लगी, यूजी आखिर किस टाइप का हिटमैन है? अबे तब पता चला जब वो सिर पे थप्पड़ मार रहा था। अब जाकर पूछ रही है। स्कूल के अंदर वही साइको बंदा पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। स्वॉट टीम ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और यूजी भी अमीने को लेकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही अमीने ने यूजी के लोगों को देखा, दिमाग हिल गया। अब तक सिर्फ डर्टी वर्क के बारे में सुना था, आज लाइव देखने को मिल गया। लेकिन अब मैडम डिटरमिन्ड थी, अपने दोस्तों को बचाना ही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल की दीवारें ऊंची थी और आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग भी नहीं थी, मतलब स्नाइपर से मार गिराना मुश्किल था। लेकिन यूजी को बस एक जगह पता थी, वेंटिलेशन सिस्टम। मतलब भाई स्कूल के हर कोने का नक्शा याद करके आया है। यूजी ने कहा कि एक लाइट हाउस 900 मीटर दूर है और बस यही लास्ट ऑप्शन है, यानी अब यहाँ से एक स्नाइपर शोडाउन होने वाला है। अब सीन ऐसा था कि अमीने ने यूजी से कहा, तुम्हें सिर्फ 10 सेंटीमीटर का विजन मिलेगा। लेकिन यूजी ने सीधा फ्लेक्स मार दिया, नहीं 15 मिलेगा। और तभी जेबी को याद आया कि ये वही लेजेंडरी स्नाइपर है जिसने 4 साल पहले 1 किलोमीटर दूर से बैंडिट को शूट किया था। भाई अब तक ये लोग सोच रहे थे कि वो कोई नॉर्मल बंदा है। अब प्रॉब्लम ये थी कि किलर को बाथरूम के सेकंड यूरिनल तक लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ मिशन बचाने का नहीं, यूरिनल सेटअप करने का चल रहा है। लेकिन यूजी को पता था कि लड़कियों में एक मरीन भी है, तो उसने तय कर लिया कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइट हाउस से एक ब्लिंकिंग लाइट दिखी और तभी माकी समझ गई कि मॉर्स कोड भेजा जा रहा है, दाएं वाला यूरिनल तोड़ दो। सीन 1, माकी का टॉयलेट स्पेशल। माकी मुझे टॉयलेट जाना है बोलकर बहाना बनाती है, लेकिन मिचरू भी साथ चल पड़ती है। बाथरूम में घुसते ही किलर ने माकी को धक्का दिया और वो सीधा टॉयलेट से टकरा कर सिर से यूरिनल तोड़ देती है। भाई स्नाइपर प्लान छोड़ो, ये खुद ही स्टंट कर रही है। सीन 2, फोर्स हाइड्रेशन टॉर्चर। अब किलर ने अमीने को अंदर बुलाया। यूजी ने अमीने को एक ही सलाह दी, अंदर पानी लेकर जाना और उस आदमी को जबरदस्ती पिला देना। भाई मारने की नहीं, जल समाधि देने की प्लानिंग चल रही है। अमीने ने अंदर जाकर 4 बोतल पानी किलर के अंदर ठूस दिया। लड़कियों की बदला लेने की स्किल अलग ही लेवल पर होती है। तभी किलर बोला, मेरी बेटी को टुकड़ों में काट दिया गया और तू अपने दोस्तों के साथ मौज मार रही है। अब बदला लेने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक अमीने खुद को शूट कर ले, 2 या फिर सारे दोस्तों को मरते देखे। अमीने ने सीधा जवाब दिया, जल्दी कर, मेरे दोस्तों को छोड़। लेकिन जैसे ही किलर पास आया, उसने अमीने के सिर पर गन के पिछले हिस्से से ठोका और धड़ाधड़ पटकना शुरू कर दिया। यूजी बस अमीने की चीखें सुन रहा था और तभी उसका फोन बैटर डाउन होके बंद हो गया। मतलब इधर जान पे बनी है और उधर भाई की बैटरी 5% पे वार्निंग नहीं दी। यूजी ने जेबी से पूछा, अब क्या सिचुएशन है? जेबी, कोई आइडिया नहीं, अब घुस जाए। लेकिन यूजी अब भी वेट करने की सोच रहा था। भाई अंदर लड़की पिट रही है और ये लोग नेटफ्लिक्स की तरह बिंज वॉच मोड में बैठे हैं। एक आदमी जबरदस्ती उसे चाय पार्टी में घसीट कर ले गया, लेकिन बेचारा यूजी वही इंतजार करता रहा जैसे ट्रेन छूट गई हो। फिर वो घटिया इंसान उसे बाथरूम के स्टॉल में ठूसकर बोला, रुको, अरे भाई होटल का वेटर समझ रखा है क्या? तभी जनाब खुद वॉशरूम की तरफ बढ़े, लेकिन अगले ही पल दर्द के मारे ऐसे गिरे जैसे बच्चा साइकिल से पहली बार गिरता है और मौका देखकर अमाइन बंदूक लेकर भाग गई। उधर पुलिस आई और लड़कियों को बचाया और उस कमीने को घसीट कर ले गई जैसे सड़क पर पड़े फटे जूते को उठाया जाता है। यूजी ने अपना स्नाइपर समेटा और अपने 10 सेंटीमीटर के छोटे
छोटे से निशाने की तरफ देखा, फिर तासाको से बोला, अब तो तुम्हारे करीब आ ही गया हूँ ना। लड़कियों से तो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी रोमांटिक मूवी का हीरो हो। फिर वो जेबी के पास लौटा जिसने बताया कि सब सुरक्षित है और प्रिंसिपल ने उसकी मेहनत की तारीफ की। लेकिन यूजी ठेठ हीरो स्टाइल में बोला, भले ही ये स्कूल आम नहीं है लेकिन ये मेरा स्कूल है। ये डायलॉग मारकर लड़कियों के बीच घुस गया और सबने उसे झपट लिया। उसी दिन एक बड़ा पुलिस जहाज एक अनजान यॉट का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक बंदा आया और जहाज के साथ हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया। भाई ये आदमी है या पूरी आर्मी अकेले ही बना रखा है? इसी वक्त यूजी ने जेबी को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना बंद किया और मिलिट्री कमांडर से ऑर्डर मिला, मिशन पूरा करो वरना देशद्रोही कहलाओगे। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधे भावनात्मक ब्लैकमेल। यूजी तुरंत निशाने की मुद्रा में आया, अपनी बंदूक सीधा टारगेट पर तान दी। तभी उसे वही म्यूजिक बॉक्स सुनाई दिया जो कभी ओस्लो उसके लिए बजाया करता था, वही शब्द जिसने उसे वो आदमी बना दिया जो आज वो है। लेकिन जैसे ही उसने टारगेट देखा उसे समझ आया, भाई ये तो सबसे बुरा हालात है, अब क्या करेगा?